इनकम है तो फॉरेन इनकम पे हम लोग नहीं टैक्स की बात कर सकते, ठीक है। फॉरेन इनकम पे हम टैक्स की बात नहीं करते, इंडियन इनकम पे हम लोग टैक्स की बात करते हैं। तो कमिंग टू दैट ओनली कि क्या होता है, कैसे हम लोग बात करते हैं इस पे। तो अंडर दिस एक्ट हम टैक्स पेयर से उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ले सकते हैं, और किस प्लेस पे वो एक्रूवल इनकम मिली है या रिसिप्ट ऑफ इनकम हुई है। एक्रूवल का मतलब कहाँ से जनरेट हुई है, रिसिप्ट का मतलब कहाँ पे रिसीव हुई है। तो एक्रूवल या रिसिप्ट के हिसाब से और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम लोग टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं हमको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक है रेजिडेंशियल स्टेटस और एक है आपका प्लेस, ठीक है। तो उन दोनों चीजों की हम लोग बात करते हैं। हमने अभी स्टार्ट किया है ये करना। हमने स्टार्ट किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस और जिस जगह पे आपको इनकम मिली है या जिस जगह से जनरेट हुई है वो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है जब हम लोग टैक्स पेमेंट की बात करते हैं। टैक्स आपका डिपेंड करता है इन्हीं दोनों चीजों पे कि कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं जब हम लोग टैक्सेशन की बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, एक तो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये चीजें हम इस पे बात करते हैं। इसके एक्सेप्शंस की बात करेंगे हम लोग आज। जो एक्सेप्शंस अभी तक हमने नहीं करे वो हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, किन किन केसेस में एक्सेप्शंस दिए जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी मैटर करता है कि आपकी जो इनकम है वो इंडियन इनकम है या वो फॉरेन इनकम है। तो इंडियन इनकम क्या होती है, ऐसी कोई भी इनकम, इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं इंडियन इनकम में। जब हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इंडियन इनकम को और फॉरेन इनकम को, तो इंडियन इनकम में तीन कैटेगरीज में हम लोग बात करते हैं। अगर वो इनकम रिसीव हुई है और डीम टू बी रिसीव्ड, यानी रिसीव हुई है, होनी है अगर इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एट द सेम टाइम इट एक्रूज और अराइजेस और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया से ही जनरेट हो रही है, इंडिया में ही रिसीव हो रही है, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो इंडियन इनकम है, ठीक है। तो वो इंडियन इनकम हो गई आपकी, जो आपको इंडिया में ही मिल रही है, इंडिया में ही रिसीव हो रही है और इंडिया से ही जनरेट हो रही है, तो वो आपकी है इंडियन इनकम। सेकेंड पॉइंट, इफ इनकम इज रिसीव्ड और deemed to be received in India during the previous year but it accrues or arises outside India during the previous year। तो अगर आप देखो, अगर इनकम जनरेट बाहर से भी हो रही है पर अगर हमको इंडिया में रिसीव हो रही है तो तो हमें इंडियन करेंसी में रही है तो वो हमारी इंडिया में इनकम, चाहे हमारी कहीं और से एक्रू हो रही है, कहीं और से जनरेट हो रही है, पर मिल तो हमें इंडिया में रही है। तो इंडिया के टर्म्स में, इंडिया की इकोनॉमी में तो वो पैसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जब वो इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट होगा, इंडिया में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो आपकी इनकम तो यहीं अर्न हो रही है, तो वो भी आपकी मानी जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपकी इंडियन इनकम है। अगर ऐसी कोई भी इनकम जो कि ऑल्दो कहीं और से जनरेट हुई है लेकिन आपको मिली इसी पर्टिकुलर कंट्री में है, लेकिन आपका पैसा इसी पर्टिकुलर कंट्री के टर्म्स में है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इंडियन इनकम बिकॉज इट इज इनसाइड द सिस्टम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इनकम है वो क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट है, आपको इंडिया में रिसीव हुई है, आप इंडिया में लेके बैठे हैं उस पैसे को, ठीक है। Then third point, if income is received outside India during the previous year, but it accrues or arises or is deemed to accrue in India during the previous year, ऐसा पैसा जिसके लिए आप चाहे बाहर गए हैं पर हमने आपको दिया है, जैसे हमने एक केस किया था जहाँ पे आप बाहर गए थे छुट्टियों पे घूमने के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन हम आपको इंडियन उसमें इनकम दे रहे थे, आप इंडिया से पेड लीव लेके गए थे, ठीक है। तो आप ले तो इंडियन मनी ही रहे हैं, है तो वो इंडियन मनी।
आप कहीं और जा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा तो इंडिया से ही जनरेट हो रहा है। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पे गए हैं, चाहे आप कोई काम करने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, लेकिन अगर आप इंडियन टर्म्स में उस पैसे को कमा रहे हैं, इंडिया से आप पैसा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडियन इनकम है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंडियन कंपनी में काम करते हैं, वो इंडियन कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको बाहर भेजती है, पैसा वही इंडियन कंपनी कर रही है, तो वो इंडियन कंपनी आपको पैसा यहीं के टर्म्स में तो कर रही है, आपका पैसा जनरेट तो इंडिया से ही हो रहा है, तो आप इंडियन इनकम ही है आपकी। तो चाहे आप बाहर किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, पैसा जनरेट तो इंडिया से ही हो रहा है तो वो इंडियन इनकम ही। तो वो भी हम मैम लोग। हाँ जी। मैम एक बार दोबारा पीछे से रिवाइज करा दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं बताती हूँ, इंडियन इनकम से ना, इंडियन इनकम से स्टार्ट करें। बेसिकली आज हमने यही किया है कि इनकम हम कैसे डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, हम देखते हैं हम टैक्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, आज हम लोग एक रिवीजन भी करेंगे, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो वो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे, एंड हम लोग इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम की बात करेंगे। तो इंडियन इनकम आपकी तीन कैटेगरी से बनती है, तीन चीजों को हम बात करते हैं इंडियन इनकम की। म्यूट कर लो बेटा, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना, अदरवाइज डिस्टरबेंस होती है। तो इंडियन इनकम में हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं, तीन कैटेगरीज की हम लोग बात करते हैं जब हम इंडियन इनकम की बात करते हैं। तो क्या क्या हम लोग बात करते हैं इसमें। इंडियन इनकम में आपका आता है कोई भी इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर में, एंड इंडिया से ही जनरेट हुई है, एक्रूड इन इंडिया, दैट मीन्स इंडिया से ही जनरेट हुई है। तो या तो रिसीव हुई है या होनी है, इंडिया में ही जनरेट हुई है या होनी है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये है इंडियन इनकम। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में जनरेट हो रही है, इंडिया में ही रिसीव हो रही है, पहला जो पहला पॉइंट कहता है, ये तो है इंडियन इनकम, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। जनरेशन भी इंडिया में है और पेमेंट भी इंडिया में है। ठीक है, तो वो आपकी इंडियन इनकम हुई। फाइन। तो इंडियन इनकम वो होती है जिसका जनरेशन भी इंडिया में है और उसका पेमेंट भी इंडिया में है, दैट इज योर इंडियन इनकम। देन if income is received or deemed to be received in India during the previous year but it accrues outside India during the previous year, तो अगर ऐसी कोई इनकम जो हमको कहीं बाहर से मिली है, लेकिन वो एड ऑन तो हमारी इकोनॉमी में हो रही है, इंडियन सिस्टम में एड ऑन हो रही है, उस पे अगर वो है तो आप ही की इनकम जो आपको कहीं से भी मिल रही है बट आप रहे इंडिया में रहे हैं, तो उस पे अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो तो इलीगल पैसा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी इनकम जो कि रिसीव हमको इंडियन मनी में हो रही है, रिसीव हमको इंडिया में हो रही है, वो भी इंडियन मनी का, इंडियन इनकम का ही पार्ट है। यानी कि वो पैसा हमारा इंडियन पैसा है, जो चाहे हमको कहीं और से भी रिसीव हुआ, पर अगर इंडिया में रिसीव हुआ देन इट इज योर इंडियन इंडियन इनकम। फाइन। देन थर्ड वो ये कहता है कि अगर इनकम रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बट इट एक्रूज और इट अराइज और इज डीम्ड टू एक्रू, यानी ऐसी इनकम जो कि हमको मिल रही है इंडिया में, लेकिन वो हमारी जो है जनरेट हो रही है कहीं और से। ठीक है, रिस नहीं, हमें रिसीव हो रही है इंडिया के बाहर लेकिन जनरेट हो रही है इंडिया से। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट पे जाते हैं, कोई ऐसा है जो जॉब कर रहा है, देन वो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहा है कहीं पे, फॉर 6 मंथ्स वो कहीं बाहर किसी कंट्री में रहता है, पेमेंट उसको इंडिया से मिलती है और पेमेंट उसको इंडियन टर्म्स में मिल रही है, इंडियन कंपनी उसको पे कर रही है, तो ऑब्वियसली वो ले तो इंडियन मनी ही रहा है, तो उस पे टैक्स मिलना लगना चाहिए। या आप कहीं घूमने चले गए तब भी आप पेड लीव पे गए हैं, तो आप इनकम तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो हमको चाहे बाहर रह के रिसीव हो रही है पर है वो इंडियन इनकम ही, वो भी इंडियन इनकम का पार्ट आती है। ऐसी इनकम जो इंडिया से जनरेट हो रही है पर हमको रिसीव शायद बाहर हो रही है, वो भी इंडियन इनकम है। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी का आप कॉन्सेप्ट समझो। अगर इंडियन करेंसी आपको मिल रही है देन समहाउ आप कहते हो कि इंडियन इनकम है।
3 कैटेगरीज है, फिर से रिवाइज करते हैं। पहली कैटेगरी ये कहती है कि पैसा जनरेट भी इंडिया में हो रहा है, पैसा रिसीव भी इंडिया में हो रहा है। तो जब पैसा जनरेट भी इंडिया में हो रहा है और पैसा रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, देन डेफिनेटली वो हमारी इंडियन इनकम है, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। पैसे का जनरेशन भी इंडिया में है, वो वहीं से आ रहा है, और पैसा दिया भी इंडिया में जा रहा है, हमें रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर इनकम जो है वो रिसीव इंडिया में हो रही है लेकिन कहीं बाहर से जनरेट हो रही है, तो अगर कहीं बाहर से आपको इनकम मिल रही है बट आप रहते इंडिया में हैं, डेफिनेटली वो जो इनकम है वो इंडियन सिस्टम का पार्ट है। अब वो आपका इंडियन सिस्टम में आ गए हो आप, इंडिया का पैसा है वो, एक तरीके से इंडियन सिस्टम में है वो, तो वो आपकी इंडियन इनकम का पार्ट बन जाता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं पर आप इंडिया से इनकम ले रहे हैं, इंडिया से इनकम जनरेट हो रही है, देन ऑल्सो हम इसको कहते हैं कि ये इंडियन इनकम है। ठीक है, ऐसी कोई इनकम जो चाहे आप बाहर रह रहे हैं फिर भी आप कमा रहे हैं थ्रू इंडियन सिस्टम, वो आपकी इंडियन इनकम है। अगर प्रीवियस ईयर में ये तीनों इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग इंडियन इनकम कहते हैं। इन तीनों तरीके में से अगर आप किसी एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो आप यानी कि इंडियन इनकम कमा रहे हैं। फाइन। अब फॉरेन इनकम क्या होती है, कोई डाउट है? मैम एक बार थर्ड वाले का एग्जांपल बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बताती हूँ। देखो थर्ड वाले का एग्जांपल ये कहता है जैसे इनकम हमको रिसीव हुई है, हम आउटसाइड इंडिया हैं। आप हमने एक केस किया था जब हमने बात की थी, आईआईएम के एक प्रोफेसर हैं, वो गए हैं प्रोजेक्ट के लिए बाहर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, और पेड लीव उनको दी गई है क्योंकि वो एक रिसर्च में या किसी भी ऐसे काम के लिए गए हैं जो गवर्नमेंट ने भेजा उनको, उस काम के लिए वो गए हैं, आईएम के थ्रू ही गए हैं। अब वो वहां पे रह रहे हैं, इनकम तो उनको मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि उनको सैलरी नहीं आ रही या सैलरी बंद हो गई उनकी। और सैलरी कहाँ से मिल रही है, सैलरी इंडिया से मिल रही है। अब वो बैठे बाहर हैं फिर भी इनकम उनको इंडिया से जनरेट हो रही है, तो इन दैट केस दैट इज इंडियन इनकम। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जब आप बैठे बाहर हैं फिर भी आपको इंडिया से इनकम जनरेट की जा रही है, इंडिया से इनकम मिल रही है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडियन इनकम। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तो वो इंडिया का ही कमा रहे हैं, चाहे वो कहीं और बैठे हैं, है तो वो इंडिया का ही पैसा, तो उस पर क्यों टैक्स ना ले गवर्नमेंट, दे तो गवर्नमेंट ही रही है ना वो पैसे को उनको, तो डेफिनेटली टैक्सेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका पार्ट होता है इंडियन इनकम का, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ ये इंडियन इनकम का पार्ट है। फाइन। किसी और को कोई डाउट इंडियन इनकम में, फिर हम फॉरेन पे चलें। मैम हम्म मैम अगर जो इनकम है वो हमें इंडिया से बाहर मतलब इंडिया में मिल रही है पर जनरेट बाहर से हो रही है, तो उसके लिए हमें हम्म रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा? हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे सबसे पहले तो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है। अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो हम उसको इंडियन इनकम में बात करेंगे, अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आता है तो वो इंडियन इनकम में फॉल नहीं करेगा। बट हाँ, अगर रेजिडेंट है और पैसा आ रहा है कहीं बाहर से तो डेफिनेटली दैट इज टैक्सेबल। ओके मैम। ठीक है, वो टैक्सेबल होगा कैटेगरी में। ओके। और कुछ? फर्स्ट वाला तो सिंपल है, फर्स्ट वाले में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि जनरेट भी इंडिया में हो रहा है, रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, इसमें कोई किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा। सेकंड में थोड़ा है, ये बात तब आती है, हाँ आप अगर रेजिडेंट है, आपने कहीं से कोई आपको इनकम जनरेट आप करो, जैसे लोग डिविडेंड में और कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं आउटसाइड इंडिया, तो आप कमा तो फिर इंडिया में रह के ही रहे हो ना, आप हो तो इंडियन सिटीजन, तो यू नीड टू पे टैक्स, ये तो आपकी अर्निंग ही है। जी ओके मैम। ठीक है, चलिए देन कमिंग टू फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम क्या होती है हमारी? फॉरेन इनकम वो होती है इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, ना तो वो इंडिया में रिसीव हो रही है ना इंडिया में डीम्ड टू रिसीव है, तो ऐसी इनकम आपकी फॉरेन इनकम है कि आपको इंडिया में वो मिलनी ही नहीं है, कहीं और मिलेगी तो फिर क्या ही मतलब। ठीक है, वो है आप हो भी कहीं और के, वो आपको मिल भी कहीं और रही है, तो दैट इज अ फॉरेन इनकम। इनकम डज नॉट एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो या तो वो
जनरेट भी नहीं हो रही है इंडिया से, ना जनरेट होनी है इंडिया में, तो दैट इज यू कैन से फॉरेन इनकम। ठीक है, अब हम इसका इंसिडेंस देखते हैं कैसे टैक्स पे करते हैं। अब इससे थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम, अगर रेजिडेंट है आप और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? मैम जो बेसिक कंडीशन दोनों कोई करते हो और एडिशनल। और मैम एक एडिशन, मतलब मैम बेसिक में से एक करता है और जो एडिशनल की भी कोई एक करता है फॉलो। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा इंसान अगर बेसिक बेसिक की कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है और एडिशनल की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है, अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। एक भी कर सकता है ऐसे एडिशनल की, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी है, तो इंसान जो हमारा रेजिडेंट, अगर कोई इनकम की टैक्स है, अगर उसको कोई फॉरेन इनकम मिलती है, तो वो कैसे कोई ऐसा पैसा हमारा है, तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है। हम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, वो यस मैम। हेलो, मैं कह रही हूँ अगर इंसान का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है, समझ आ गया यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं फॉरेन इनकम पे, जो इंडिया में रिसीव नहीं, बाहर से रिसीव हुई ऐसी इनकम, जो इंडिया में जनरेट हुई, कहीं से जनरेट हुई, पर अगर वो रेजिडेंट है, जो आपने अभी पहले केसेस में बात की, केस नंबर 3 इनकम, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये इनकम जो मैम शायद वॉइस ब्रेक इंडिया हो से रही है। इंडिया में रिसीव नहीं हुई। आ रही है अब? हाँ जी मैम। है ना? तो केस नंबर 3 समहाउ यही कहते हैं, अगर आप देखेंगे इंडियन का, कि ऐसी इनकम जो कि इंडिया में रिसीव नहीं हुई, ऐसी इनकम जो इंडिया में जनरेट नहीं हुई, वो भी अगर मिलती है एक रेजिडेंट को, तो वो टैक्सेबल है। तो एक रेजिडेंट की फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम तब टैक्सेबल नहीं होती जबकि आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो हमारा आपकी फॉरेन इनकम पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं, आप बाहर से भी कोई पैसा कमा रहे हैं, आपको बाहर से भी कोई पैसा मिल रहा है, तो भी वो हम मानते हैं। आप सेकंड केस देखो, इंडियन इंडियन इनकम का, इंडियन इनकम का सेकंड केस क्या कहता है, कोई पढ़ेगा एक बारी? सेकंड केस पढ़ोगे? इनकम सेकंड If पॉइंट। income is received in India during the previous year, but it occurs outside India during the previous year. हाँ जी, तो फॉरेन इनकम का मतलब ही यही है, ऐसी इनकम जो कि बाहर बाहर से जनरेट हुई है, बाहर से क्रिएट हुई है, पर हमको इंडिया में रिसीव हुई है, तो वो तब मैटर करेगा ना जब हम रेजिडेंट हैं। तो फॉरेन इनकम हमारी इंडिया में टैक्सेबल है। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो इंडियन इनकम के कहते हैं, वो वही कहते हैं कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। आप यहीं रहते हैं ना, तो आप जो भी पैसा कमाएंगे वो टैक्सेबल है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्या होता है, ये क्लियर है सबको? या किसी को कोई डाउट है तो पूछो, देन वील मूव टू नेक्स्ट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताओ। मैम रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों होना चाहिए। हाँ, अगर हम फॉरेन इनकम की बात करते हैं तो वो तो तभी टैक्सेबल होगी जब आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके मैम। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी में कुछ केसेस आ जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में देयर आर फ्यू केसेस जो हम तब हम बात करते हैं, अदरवाइज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तो टैक्सेबल है ही है, चाहे इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है। ओके मैम। ओके, यस मैम। चलिए, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं?
मैम जो बेसिक कंडीशंस वो कर रहे होते हैं सेटिस्फाई, लेकिन वो एडिशनल कंडीशन। हाँ, कोई एक में से कोई एक भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन कर रहा है कोई, सेटिस्फाई एडिशनल में से नहीं कर रहा, वो कहलाया जाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसकी देखो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होएगी क्योंकि वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट जब आप होंगे तो इंडियन इनकम तो आपकी टैक्सेबल होगी ही होगी। ठीक है, तो आप इंडियन इनकम टैक्सेबल करते हैं रेजिडेंट के केस में। बट अगर आप फॉरेन इनकम की बात करते हैं तो आप दो ही तरीके से, दो ही केसेस पे उसकी आप इनकम की बात कर सकते हैं जो कि टैक्सेबल होगी। पहला केस ये कहता है इफ इट इज बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल होल्डली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वो है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लेकिन अगर उनका बिजनेस से जनरेट करी गई इनकम है और बिजनेस का पूरा कंट्रोल या हाफ कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है तो उनकी जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? मैम एडिशनल कंडीशन के लिए दोनों ही फुलफिल करना होगा ना, दोनों जो हाँ, कंडीशन। दोनों ही बोलते हैं हम। नॉट ऑर्डिनरी में उसकी कोई भी नहीं फुलफिल हो रही होती है तब हम कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं हो रही तो हम नॉट ऑर्डिनरी कहते हैं। तो इसलिए उसकी फॉरेन फॉरेन इनकम को देखने के लिए हम लोग दो केस ही देखते हैं। तो केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर उनका जो बिजनेस इनकम है, ये फॉरेन इनकम के रूप में जो उनको इनकम मिल रही है, वो अगर बिजनेस इनकम है और वो बिजनेस होली और पार्टली कंट्रोल किया गया है इंडिया से, तो वो चार्जेबल है फॉर टैक्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम। देन सेकंड केस ये कहता है अगर ऐसी इनकम किसी प्रोफेशन से उनको मिल रही है जो इंडिया में सेटअप किया गया है तो भी वो इनकम चार्जेबल है। तो ऐसा कोई भी आप कहिए जनरेशन ऑफ इनकम जो वो इंडिया से कर रहे हैं, जो बिजनेस से कमा रहे हैं या प्रोफेशन से कमा रहे हैं, वो हम बात करते हैं कि वो चार्जेबल है फॉरेन इनकम के रूप में। अदरवाइज और कुछ भी फॉरेन इनकम के रूप में चार्जेबल नहीं है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। कोई दिक्कत? नो मैम। केस 1 केस 2 क्लियर हो गए? जब कोई रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमारे यहाँ से पैसा कमाता है, चाहे बिजनेस करके चाहे वो प्रोफेशन के रूप में, वो चार्जेबल है। अदरवाइज कोई और फॉरेन इनकम चार्जेबल नहीं है उसकी, किसी और फॉरेन इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन हम नॉन रेजिडेंट पे चलते हैं। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर हैं लेकिन आप इंडियन इनकम कमा रहे हैं, आपने इंडिया में कोई इनकम जनरेट करी है, कुछ भी करा है, जैसे जब भी आप लोग क्वेश्चंस करते थे तो मैं आपसे यही पूछती थी कि वो इंडिया में घूमने आए हैं, वो इंडिया में बिजनेस करने आए हैं, वो इंडिया में क्या करने आए हैं। ठीक है, तो अगर वो इंडिया से पैसा कमा रहे हैं यानी इंडियन मनी कमा रहे हैं, इंडियन इनकम कमा रहे हैं, तो वो इंडियन इनकम पे हमारा अधिकार है, वो इंडियन इनकम टैक्सेबल है। वो अपनी कोई फॉरेन इनकम कमाते हैं, कोई भी ऐसा पैसा है जो वो बाहर से कमा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उसके लिए वो लायबल नहीं है। पर अगर हमसे वो पैसा लेते हैं, हमारे टर्म्स में पैसा लेते हैं, तो उस पे वो टैक्सेबल है। ठीक है, अगर हमारे पैसा कमा रहे हैं, यहाँ आके वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज टैक्सेबल। बट अगर वो कोई फॉरेन इनकम कमाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से, वो टैक्सेबल नहीं है। उनकी फॉरेन इनकम पे हमारा कोई, आपका ये अधिकार ही नहीं है, उनकी फॉरेन इनकम पे हमारा कोई हक नहीं है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तीनों चीजें? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट, ये क्लियर है इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के हिसाब से क्या होता है? यस मैम। ठीक है। इस टेबल को, इस चीज को बार बार आप रिवाइज करते रहना तो ही आपको अच्छे से याद रह पाएगा। यहाँ पे जो हमने बात करी है वो हमने इंडिविजुअल्स और जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करी है। इनको हम साथ में क्यों लेते हैं हमेशा, इंडिविजुअल्स और जॉइंट हिंदू फैमिली को?
हम हमेशा इनको साथ में क्यों लेते हैं, इनकी बात एक साथ क्यों करते हैं, इंडिविजुअल्स एंड जॉइंट हिंदू फैमिली की? क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी वाला केस है ना शायद से। एग्जैक्टली इसी में ही होता है, इन दोनों में होता है बस, ऑर्डिनरी का और नॉट ऑर्डिनरी का। जब हम बाकी की बात करते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का। ठीक है, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी का और नॉट ऑर्डिनरी का, वहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका आज का ये होमवर्क है, यार ये क्या ध्यान हो से गया सुन इसमें? लो, ध्यान से सुन लो जरा कान खोल के। आपका आज का ये होमवर्क है कि ये टेबल 24.2 जो है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर्स, ये आपको टेबल बनानी है। एक बार आपको देख के बनानी है और एक बार आपको बिना देखे बनानी है। अब आप बोलोगे कि बिना देखे बनाएंगे तो मैम कोई हमें देख थोड़ी रहा है। आपकी ऑनेस्टी आपके साथ ही है, आप तो देख रहे हो ना कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार आप ये टेबल देख के बनाएंगे आज में ही, और एक बार आप ये टेबल बिना देखे बनाएंगे। दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, देन कमिंग टू बाकी एंटिटीज के साथ क्या क्या होता है, इनके अलावा कौन कौन रह गए, जॉइंट हिंदू फैमिली और इंडिविजुअल्स के अलावा और कौन सी एंटिटीज होती हैं जो टैक्सेबल होते हैं, जिन पे टैक्स लगता है? कौन रह गए? मैम बताओ। कंपनीज। मैम जॉइंट हाँ, कंपनी, कंपनी रह गए, और फर्म। फर्म्स रह गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रह गए, और कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अदर पर्सन। अदर पर्सन। अदर पर्सन रह गए। तो इनके केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये सब है तो इनके लिए रूल सिंपल है। अगर इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, इनके लिए टैक्सेबल है। अदर कोई भी हो, हमारे यहाँ की कंपनी हो, हमारी फर्म हो, कुछ भी हो, अगर ये रेजिडेंट है इन इंडिया, मतलब इंडिया से ही जनरेट हुई है, तो इंडिया से जनरेट होने के केस में दोनों चीजें इनके लिए टैक्सेबल है। अगर इंडियन कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और रेजिडेंट इन इंडिया का है, वो जो भी कंपनी है वो है रेजिडेंट, तो दोनों चीजों पे टैक्सेबल है, इंडियन भी और फॉरेन भी। अब इंडियन कंपनी वो नहीं है, कहीं बाहर की कंपनी है, बट इंडियन इनकम कमा रही है, तो इंडियन इनकम तो उसकी टैक्सेबल होएगी, बट फॉरेन इनकम कोई टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो इंडिया में फॉरेन इनकम उनकी टैक्सेबल नहीं होगी। या इंडियन पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, बट कोई रेजिडेंट नहीं है, वो इंडिया की कहीं और की है, इंडिया में आके उसने पैसा कमाया है, नॉन रेजिडेंट है वो, तो इंडियन इनकम तो उसकी टैक्सेबल होगी, बट फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इनके लिए रूल सिंपल है, इनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल्स हैं, इनके लिए कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनके लिए बस ये है कि अगर इंडियन इनकम है और फॉरेन इनकम है, अगर आप रेजिडेंट का केस देखिए तो यहां से उठाओ रेजिडेंट का केस, सेम है बिल्कुल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी वाला केस जो आता है वो बिल्कुल सेम है, इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम टैक्सेबल। और यहाँ से उठाओगे अगर नॉन रेजिडेंट का केस, तो वो बिल्कुल सेम है, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई बीच का केस है ही नहीं, यहाँ पे कोई रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का केस ही नहीं होता। क्लियर है ये? दोनों आप यस दोनों मैम। साइड देखिए, दोनों साइड्स पे आ जाएगा इसका, बीच में कहीं कोई केस ला ही नहीं करता। इसीलिए हम बात करते हैं कि इनके केसेस में सिर्फ या तो आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और वही वाली चीज आपकी फॉलो हो जाती है दोबारा से। ठीक है, प्रोफेशन वाला हम फिर से बात करते हैं, जो एग्जाम्पल बताया था मैंने अभी, जो ये मैंने बोला था केस 2 में, वो ये कहा था कि अगर हमको इनकम कमाते हैं कोई भी प्रोफेशन से जो कि इंडिया में सेटअप करा है हमने, अगर हम रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बट स्टिल हम लोगों ने इंडिया में किसी प्रोफेशन से कोई पैसा कमाया है, वो हमारा टैक्सेबल आ जाता है। ठीक है, वो हमारा आ जाता है कि हाँ, कि हम उस पर टैक्स पे करेंगे। फाइन, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ चीजों की, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं रेजिडेंट के केस में क्या होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के केस में होगा क्या होगा, नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा। तो पहला केस ये कहता है कि आपको रेंटल इनकम मिली है ऑफ ₹36,000 इन इंडिया ऑन May 10, 2018। तो ये इंडिया के बाहर से भी जनरेट हो सकती है, इंडिया में रिसीव हुई है इतना पता है, इंडिया के बाहर से भी जनरेट हो सकती है, इंडिया में भी जनरेट हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इंडिया में रिसीव हुई है तो इनकम क्या हुई, इंडियन इनकम हुई, फॉरेन इनकम हुई, हाँ इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है वो, ठीक है। और इंडिया की इनकम हम कहते हैं हमेशा टैक्सेबल है, हम बोलते हैं ना। रेसिडेंट है तो भी, नॉन है तो भी, नॉन रेसिडेंट है तो भी। हाँ, तो सारे केसेस में टैक्सेबल होगी इनकम, कोई दिक्कत नहीं इस केस में। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, इंडियन इनकम है तो टैक्स लगाएंगे हम, एज सिंपल तीनों एज केस दैट। में। हाँ, तीनों केसेस में इंडियन इनकम पे तो लगेगा ही लगेगा। Then interest income of ₹46,000 accrues in India on March 31st, 2019। इंडिया से जनरेट हुई हुई इनकम है, ठीक है। अब इंडिया के बाहर मिली है, इंडिया में मिली है, ये नहीं मेंशन्ड है। तो इंडिया से जनरेट हुई हुई इनकम क्या होती है, इंडियन इनकम। यस, इंडिया से जनरेट की हुई इनकम इंडियन इंडियन इनकम। टैक्सेबल तीनों पे होगा। यस। तो ये क्या होगा तीनों केसेस में, बताओ क्या क्या होगा इसमें। अगर रेसिडेंट है ऑर्डिनरी तो भी टैक्सेबल होगा, नॉन यस, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो भी टैक्सेबल होगा, और हाँ, नॉन और नॉन रेसिडेंट रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा, सिंपल। Then income of ₹56,000 is deemed to be received in India on April 20, 2018। Deemed का मतलब इंडिया में मिलने वाली है हमको ये, और ये इंडिया के बाहर जनरेट हो सकती है, इंडिया में जनरेट हो सकती है, तो ये क्या होगी, इंडियन इंडिया में इनकम। यस, इंडिया में टैक्सेबल चाहे मिले चाहे मिलने वाली हो, है तो ये इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। इंडियन यस, इनकम तो मतलब ये तीनों का टैक्सेबल टैक्सेबल होगी। होगा। यस। Income of ₹66,000 is deemed to accrue or arise in India during previous year। इंडिया से जनरेट होने वाली है ये कैसी इनकम हुई, इंडियन इंडियन इनकम। इनकम। इंडियन इंडियन इनकम इनकम है। होगी। ठीक है। मानसी नेक्स्ट तुम पढ़ो, फिफ्थ वाला क्या कहता है ये। बिजनेस इनकम में कहाँ गया? हाँ ये रहा। बिजनेस इनकम स्लैश प्रोफेशनल इनकम ऑफ ₹76,000 is received and accrued outside India during the previous year 2018-19। Business is controlled from outside India और professional is set up outside India। ये तो फॉरेन इनकम हुई क्योंकि बाहर की इनकम हुई ना। यस, फर्स्ट टैक्सेबल यहाँ होगी। जो ब्रैकेट में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो ये लिखा है कि ये बाहर सेटअप हुआ है, बाहर बना है, ठीक है, तो और ये बाहर फॉरेन से इसको। इनकम है। हाँ। यस, तो ये फॉरेन इनकम है। अब ये क्या, कैसे हम फॉरेन इनकम की बात करते हैं, तो फॉरेन इनकम अगर आप रेजिडेंट है तो क्या होगा, तो टैक्सेबल मैम अगर मानी हम जाएगी। रेसिडेंट होंगे इंडिया का तो हम टैक्स यस, करेंगे, नहीं तो है तो हम वहाँ पे टैक्स नहीं पे करेंगे। करेंगे। और अगर हम नॉट ऑर्डिनरी हैं तो क्या होगा, तो नहीं तो करेंगे हम मैम, नहीं तो करेंगे। हमारी तो हम इनकम हो केस जाएगी। 1 केस 2 चेक करते हैं वैसे। तो केस 1 और केस 2 के हिसाब से तो ये नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने लिखा बिजनेस बाहर सेटल है। केस 1 के क्या कहते हैं कि बिजनेस इंडिया में सेट है तो आप फॉरेन इनकम वो करेंगे, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे भी निग्लेक्ट हो गया, नहीं होगा ये। और नॉन रेजिडेंट मैम उसमें भी टैक्सेबल नहीं नहीं होगा। होगा। तो टैक्सेबल उसमें भी नहीं नहीं होगी। होगा, वेरी गुड, तो उसमें भी टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं पूजा नेक्स्ट होगा। पढ़ो, सिक्स्थ। 6 मैम। हाँ, कहाँ है? इन सिचुएटेड, इन इन सिचुएशन सिचुएटेड 5। हाँ 5 एंड सपोज द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। तो मैम तीनों तीनों पे 2 पे होगा ना। तीसरे पे नहीं होगा, यानी उसी सिचुएशन हाँ। में अगर बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया होता या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होता, तो जैसे हमने बोला था कि केस 1 केस 2 यही कहते हैं कि हम इसको फिर इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, तो फिर ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल होता, ठीक है। रेजिडेंट में तो वैसे भी था, और नॉट और ऑर्डिनरी नॉन वाले में हमको केस 1 केस होगा। 2 चेक करने चाहिए थे, तो वो इन्होंने बता दिए कि है प्रोफेशन या इंडिया में या फिर बिजनेस है इंडिया में, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट में तो होना ही नहीं था।
सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। क्या नेक्स्ट पढ़ो। मैम बैकल हम्म rental income or salary income or interest income of rupees 86,000 is received outside India in the previous year 2018-19 and at the same time it accrues or arises outside India. बताओ। मैम अगर ये हम foreign इंडिया के रेजिडेंट होंगे तो होगा, टैक्सेबल नहीं है तो नहीं होगा। हमारी रेंटल इनकम है, देखो मैं बता देती हूँ, तुम्हें क्लियर नहीं है तो रेंटल इनकम और सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम है जो कि हमको इंडिया के बाहर मिली है, और एट द सेम टाइम वो इंडिया के बाहर, इट एक्रूज और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जनरेट हुई है। कौन से टाइप की इनकम हुई पहले ये बताओ। इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है, वेरी गुड। तो फॉरेन इनकम कब टैक्सेबल होती है? मैम जब हम रेसिडेंट रेजिडेंट होंगे इंडिया केस के, और एक ordinary रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट केस में। नॉट ऑर्डिनरी केस में हम दो केसेस देखते हैं, वो फॉल कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं लिखा है कि बिजनेस इंडिया में सेट है, प्रोफेशन इंडिया में सेट है? नो मैम। नो नहीं मैम ऐसा लिखा। तो वहां भी नहीं होएगी, और नॉन रेजिडेंट में तो होती ही नहीं है। हाँ ठीक है, पर ये रेसिडेंट में तो होगी ना, जब हम रेसिडेंट और यस ऑर्डिनरी रेजिडेंट में होगी, बाकी दोनों में नहीं होगी, रेजिडेंट में तो होगी। रेजिडेंट में फॉरेन इनकम भी लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। देन नेक्स्ट साक्षी पढ़ो, 8th वाला क्या कहता है? गिफ्ट वाला है। पढ़ो। आई थिंक वो कहीं है, आप लोग में से कोई पढ़ लो, चलो गिफ्ट वाला बताओ। मैं पढ़ लेती हूँ। गिफ्ट ऑफ रुपीज बताओ। 2 lakh received outside India by an individual on November 6, 2018 from a friend। फ्रेंड, हाँ। अब तो मैम ये हम, और ये क्या है कि फॉरेन इनकम है। हाँ फॉरेन इनकम है, वेरी गुड। तो फिर फॉरेन इनकम में हम क्या देखते हैं? फॉरेन इनकम में देखेंगे रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो क्या होगा? अगर रेजिडेंट है तो फिर टैक्सेबल होगी। और इसका बिजनेस और प्रोफेशन तो नहीं है तो ये ऑर्डिनरी वाले केस में तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, और नॉन रेजिडेंट में तो होगा ही नहीं टैक्सेबल। यस, ठीक है, तो अब क्लियर है काफी हद तक। यस नेक्स्ट मैम नेक्स्ट मुझे पेपर। फिफ्थ वाला एक बार और बता दो। कौन से वाला? फिफ्थ वाला जो था। फिफ्थ वाला, ये वाला। बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम ऑफ रुपीज 76,000 इज रिसीव्ड एंड accrued outside India during the previous year. This business is controlled from India or profession is set up in India. तो आउटसाइड इंडिया इनकम जनरेट हुई है, इनकम तो फॉरेन इनकम है, तो रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होती है फॉरेन इनकम। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आपकी फॉरेन इनकम नॉट नॉट ऑर्डिनरी के केस में, तो हम बात करते हैं कि वो जो है बिजनेस जो है वो इनकम जो जनरेट हो रही है वो आपके बिजनेस जो यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, तो वो बिजनेस है आपका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल सेटअप, ये है ही नहीं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो वो केस तो नेग्लेक्ट हो गए आपके। अगर ये इंडिया में होता तो हम ले लेते। इंडिया में तो होता है। हाँ, अगर इंडिया में होगा, दोनों स्पेशल केस यही कहते हैं। स्पेशल केस 1 कहता है कि बिजनेस इंडिया का होना चाहिए, इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए पार्टली या कंप्लीटली, या प्रोफेशन इंडिया में होना चाहिए, इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो दोनों चीजें नेग्लेक्ट हो गई, तो इसलिए हम नहीं ले पाएंगे नॉन रेजिडेंट के केस में, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट में तो हम लेंगे ही नहीं फॉरेन इनकम को। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब रिसिप्ट का क्या मतलब होता है और एक्रूवल का क्या मतलब होता है, डीम्ड का क्या मतलब होता है, ये बात करते हैं। रिसिप्ट का क्या मतलब होता है? रिसीव हो चुकी है, मिल चुका है। रिसीव हो चुकी है, ठीक है, अब मेरे कंट्रोल में है वो। फाइन, हाँ। तो मेरे पास कोई मनी है, मेरे पास अब वो आ चुका है, दैट मीन्स अब मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब होता है कि मेरे को वो मिल चुका है।
तो once the amount is received as income, any remittance or transmission of the amount to another place does not result in receipt at other place. रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना। मेरे पास फॉर एग्जांपल 500 रुपए आ चुके हैं, अब मैं किसी और को भेजूं या कुछ भी करूं तो मेरे रिसिप्ट के कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे को तो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा थोड़ी देर, उसके बाद जब क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो क्या होता है रिसिप्ट में और रेमिटेंस में ये फर्क होता है। रिसिप्ट का मतलब होता है हमको रिसीव हो गया, रेमिटेंस का मतलब होता है हमने ट्रांसफर कर दिया। तो एक बारी अगर कोई पैसा मेरे तक आ गया तो मेरा उस पे अब राइट है, वो मेरा पैसा है। अब कोई और किसी को भी मैं ट्रांसफर करूं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, ट्रांसमिशन कर देना टू अनदर प्लेस, उससे रिसिप्ट पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। An assessee receives $10,000 in USA on May 16th, 2018. Out of $10,000, he remits ₹50,000 to India on May 18, 2018. In this case, income is received outside India on May 16th, 2018. ठीक है, तो इनको हमने जो भी डॉलर इनको मिले, इनकी जो इनकम है वो यही मानी जाएगी $10,000। इन्होंने इसमें से जिसको जो भी पैसा रिमिट किया, जो भी पैसा ट्रांसफर किया, वो इस अमाउंट में से किया। जो इन्होंने इनकम रिसीव करी वो यही है जो इनकम इनकी है। जो हमको रिसीव हो गया पैसा, दैट मीन्स अब हमारा कंट्रोल हो गया उस पर। ठीक है, दैट इज योर इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड का मतलब जो इनकम मुझे रिसीव हुई है। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, किसी और के नाम पे कर देना चीज को। बट जब आपने किसी और के नाम पे कर भी दिया तब भी वो इनकम तो आपकी थी, आपने उसको आगे ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो वो एक आपका आता है रिसिप्ट और रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट। देन बात करते हैं कैश वर्सेस काइंड। तो कैश का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि हमको कैश में रिसीव हुई है। इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ a free residential house provided to an employee is taxable as salary in the hands of the employee though the income is not received in cash। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। जब हम जैसे CTC की बात करते हैं उसमें मील्स की वैल्यू होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू होती है। आपने अपने एम्प्लॉय को कोई घर दिया है जो कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं इन कैश, आप दिखा रहे हैं कि उसकी कैश की वैल्यू है, तो वो कॉन्सेप्ट आता है कैश वर्सेस काइंड। जो इनकम मुझे कैश में रिसीव हुई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई भी सैलरी का पार्ट जो कि इन काइंड दिया गया है लेकिन उसको कैश में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जा रहा है इन द प्रीवियस ईयर, वो भी आपका, आप बात करो रिसिप्ट, वो भी आपका कैश या काइंड में आएगा, वो भी आपका इनकम में आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बात करते हैं कैश और काइंड में, हम इसको इंक्लूड करते हैं। देन रिसिप्ट वर्सेस एक्रूअल। रिसिप्ट इज नॉट द सोल टेस्ट ऑफ चार्जेबिलिटी टू टैक्स, यानी सिर्फ रिसिप्ट पे हम लोग टैक्स की बात नहीं करते, हम एक्रूअल बेसिस पे भी बात करते हैं। ऐसी कोई इनकम जो कि जनरेट होने वाली है, जनरेट होगी, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एक्चुअल रिसिप्ट वर्सेस डीम्ड रिसिप्ट। जैसे आपने असेसी पढ़ा है, डीम्ड असेसी पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड रिसिप्ट का। यानी एक्चुअल रिसिप्ट का मतलब कि ये जरूरी नहीं होता कि इनकम शुड बी एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टैक्स लायबिलिटी, कि बस इंडिया में ही रिसीव हो रही है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कहीं और पे हैं फिर भी आपको इंडिया से इनकम जनरेट की जा रही है, क्रेडिट की जा रही है। जैसे मैंने बोला था हम प्रोजेक्ट पे हैं, या आर्मी या नेवी या गवर्नमेंट ने आपको कहीं प्रोजेक्ट के लिए भेजा है किसी और कंट्री में, क्रेडिट आपको इंडिया से ही करी जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी तो वो इनकम इंडियन इनकम ही हुई एक तरीके से। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ एन एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट अगर क्रेडिट किया गया है आपके प्रोविडेंट फंड में
तो भी वो आपका इनकम जनरेशन है। एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आपका एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है प्रोविडेंट फंड में वो भी आपका इनकम है। ट्रांसफर बैलेंस, वो आपको कोई पुराना बैलेंस देता है वो भी इनकम है। कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर ऑन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जो आपकी पेंशन मिलती है आपको पता होगा उस पे भी टैक्स लगता है, पेंशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो हम बैंक में पैसा डालते हैं उस पे भी टैक्स डीडीएस करता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कोई भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अगर हमारे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब कोई टैक्स जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम पे लगता है उसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अनम्यूट करके पूछ लो अगर पूछना है तो। मैंने एक बार डीम रिसिप्ट बताना। डीम्ड रिसिप्ट बताऊं? डीम्ड रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, एक्चुअल रिसिप्ट का मतलब होता है कि रिसीव वो हमको हो गई या एक्चुअली हमारी हमारी ही लाइबिलिटी है, हमारी ही रिसिप्ट है वो। ठीक है, अब डीम्ड रिसिप्ट का क्या मतलब होता है कि हो भी सकता है कि मेरे को रिसीव तो हुई पर वो किसी और ने मेरे बिहाफ पे करा या किसी और ने मुझे दे दिया। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे रही है या मेरा एम्प्लॉयर पीएफ में मेरे डाल रहा है, तो दैट इज डीम्ड कॉन्सेप्ट। पेंशन आपको कब मिलती है? तब मिलती है जब आपकी सर्विसेज खत्म हो चुकी होती है, आप अभी मेहनत थोड़ी कर रहे हो, दे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रही है। दैट इज डीम्ड रिसिप्ट, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट विच इज नॉट हैपनिंग बिकॉज आई एम गिविंग माई सर्विसेज। अब वो इसलिए हो रही है बिकॉज मेरे को कोई और पार्टी दे रही है पैसा, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे मैं कहीं अदर सोर्सेज से कमाऊं, मैंने पैसा लगा दिया बैंक में, बैंक वाले दे रहे हैं इंटरेस्ट। तो ऐसा कुछ भी जिसमें कि डीम्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए। डीम्ड वर्ड का ही मतलब होता है थर्ड पर्सन। जब आपने डीम्ड एसएससी पढ़ा है उसमें भी थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई और एसएससी बन जाता है, तो दैट इज थर्ड पर्सन। जब कोई तीसरा इंसान पैसा दे रहा हो विदाउट एनी काइंड ऑफ, you can say, utilization of services or anything like that, then you talk about the concept of deemed receipt। actual मतलब मुझे अपनी मेहनत से, अपने सैलरी से मैंने अर्न किया। डीम्ड मीन्स I have completed my services or maybe beyond my services I am getting some extra or some excess payment। Clear up? यस मैम। अब करते हैं हम एराइज इनकम बात करते हैं। क्या बता दूं? टीडीएस में थोड़ा सा तो अच्छा, पीएफ बता दो, प्रोविडेंट फंड। पीएफ बताओ ना, प्रोविडेंट फंड। टीडीएस अभी जो आप बता रहे टैक्स या टीडी बताऊं? टीडीएस बताओ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है बेटा, टैक्स डिडक्ट सोर्स वर्ड को के बात टैक्स डिडक्ट सोर्स का मतलब अदर सोर्स ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ, अच्छा, यानी मैं कैसे होगा, पहले बैंक में जाके कमाया होगा पैसा, बैंक में मैंने तुमको बताया हम लोग कैसे कटवा दिए। बैंक का आया पैसा, इंटरेस्ट कमाया, बैंक वालों ने टीडीएस काट दिया 10% यूजुअल टीडीएस, बैंक वालों ने 10% काट दिया बाय द एंड ऑफ द ईयर दे दी थी। अब लोग जिसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाना बेसिक काम है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम पेपर करने जाते हैं, वहां जो हम पैसा कमाते हैं उसको हम कहते हैं अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। पढ़ाना हमारा मेन काम, प्राइमरी काम है, वो उसकी सैलरी हमको मिलती है, लेकिन जो हम पेपर चेक करते हैं उसके भी हमको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो सैलरी का पार्ट नहीं होते, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो उस पर भी हम लोग टीडीएस कटवाते हैं 10%। तो टीडीएस का मतलब, हाँ, ऐसा कोई भी टैक्स जो हम अदर सोर्सेस की वजह से काट रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करें, हाँ, जिस वजह से हम टैक्स काट रहे हैं। क्लियर है अब यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब हम ये करते हैं, इनकम डीम टू एक्यू और राइज इन इंडिया, देन हम लोग 5-10 सो दैट सब मिक्सअप ना हो जाए एकदम।
तो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम जो कि इंडिया में जनरेट होने वाली है या इंडिया में जनरेट हुई है, वो कैसी कैसी इनकम होती हैं। इन सम केसेस इनकम इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 इवन दो इट में एक्चुअली एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। कुछ ऐसी इनकम हमारी होती हैं जो कि हमको हमारी शो होती है कि इंडिया में ही आ रही हैं, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर आई हैं या क्या है या क्या नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी क्लियर होगा, ये कंफ्यूज मत हो अभी। सेक्शन 9 इसकी बात करता है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली ये आती है इनकम। इनकी हम हेडिंग्स पे बात करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इनकम हमारी जनरेट इंडिया में हो रही है। जैसे टैक्स पेयर हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। कोई बाहर का कोई बाहर का इंसान है जिसका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, इंडिया से पैसे कमा रहा है, इंडिया में उसने एफडीआई एफआईआई के नाम से इन्वेस्ट कर रखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो इसमें आ जाते हैं कि उनका बिजनेस कनेक्शन है। इसमें नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जितनी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, है बाहर की, इंडिया में काम कर रही हैं, तो क्या इंडिया को टैक्स नहीं देती होंगी? जरूर देती है इंडिया को टैक्स। जितना वो ऑपरेशंस करती हैं, जितना इंडिया में काम करती हैं, बिल्कुल देती है इंडिया को टैक्स। इसलिए वो हमारी टैक्स पेयर बन चुकी हैं, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी इंडियन जनरेट कर रही हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जो बात करती हैं कि कैसे आप इंडियन इनकम जनरेट करते हो और कैसे उस पर्टिकुलर टैक्स लायबिलिटी को आप फिल करते हो। So that's about you can say business connection. By virtue of business connection in India, income actually arise outside India. In the above condition, if the above conditions are satisfied, income which arise outside India because of business connection in India, उसको हम इंडियन इनकम ही कहते हैं। यानी आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप इंडियन एमएनसी में काम कर रहे हो, आपको बाहर भेजा गया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस कनेक्शन, आप बाहर गए, किसी यूएस में या यूके में गए, आपको इंडियन एमएनसी ही पैसे भेज रही है, इंडियन एमएनसी से ही आपको प्रोजेक्ट पे भेजा गया है, आपको यहीं से पैसा मिल रहा है, तो क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है? आपकी जरूर टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा जनरेट तो इंडियन बिजनेस कनेक्शन से हो रहा है। तो इस केस में आप हमारी टैक्स लायबिलिटी में आ जाते हैं। जो केसेस हमने पहले करे, बस ये वही कुछ केसेस हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इनकम जनरेट हो रही है इंडिया में अगर, या होने वाली है इंडिया में, तो आप टैक्स लायबिलिटी में आएंगी। अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन, कुछ इन्होंने बात करी है। मेंटेनिंग अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये अगर आप नॉन रेजिडेंट है तब भी अगर आप इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस करते हैं तो आप इस केस में आ जाते हैं। अपॉइंटिंग एन एजेंट इन इंडिया फॉर सिस्टमैटिक एंड रेगुलर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो भी आप इस केस में आ जाते हैं। इरेक्टिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया, जैसे अभी मैंने बोला कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी कुछ भी बनाते हैं, तो आप इस केस में आ जाते हैं। फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडरी कंपनी, इंडिया में आपने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना दी, ठीक है, आपकी पेरेंट कंपनी कहीं और है, यहाँ आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो भी आप यहाँ पे आ जाते हैं। कोई आपका फाइनेंशियल एसोसिएशन है किसी रेजिडेंट के साथ या किसी और नॉन रेजिडेंट कंपनी के साथ हमारे इंडिया में, तो भी आप इन कंडीशंस में आ जाते हैं, तो भी आपकी इंडियन आपका ये इनकम जो है, ठीक है। कोई डाउट इन पॉइंट्स में, किसी इंस्टेंसेस में और इस इनकम में? 27.1 और 20.11 में किसी को कोई डाउट? चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। 27.1.2 ऑपरेट्स टेक एज बिजनेस के अलावा और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि आपके इंडिया से पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे हैं इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आते हैं वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। तो अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशन इंडिया में कैरिड आउट नहीं होते, द इनकम ऑफ द बिजनेस डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम एज इज रीजनेबल एट्रीब्यूएबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। यानी अगर आपके कुछ ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं हो रहे, जैसे हमने तब बोला था कि होलली और पार्टली कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो अगर पार्टली भी हो रहा है या कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है,
तो आपकी सिर्फ इंडिया की उतनी इनकम जनरेशन होगी जितना आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जो काम आप कर रहे हो यहाँ पे, जो चीज आप परफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ उतने पैसे के लिए आपकी, आप कहिए कि टैक्स लाइबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। सिर्फ जितना ऑपरेशन कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो, दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कोई और टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। देन परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, फाइन। बट यहाँ पे अगर आप परचेज करते हैं गुड्स आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर आप रेजिडेंट हैं तब हम इन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप सिर्फ हमसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आती है, वो चीज आपकी आप नहीं आएगी, क्योंकि आप तो रादर हमको पैसे दे रहे हैं, आप हमसे इनकम थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। Collection of news and views. No income arises to non-resident from the activity of collection of news and views in India for transmission outside India. अगर यहाँ से आप कोई न्यूज या यहाँ से किसी का कोई ओपिनियन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग कोई कनेक्शन या कोई भी चीज नहीं मानते। शूटिंग और ऑफ सिनेमैट्रिक फिल्म्स इन इंडिया। अगर इंडिया में आप कोई शूटिंग कर रहे हैं, कोई भी फिल्म आप पिक्चराइज कर रहे हैं, तो हम उस पर कोई इनकम जनरेशन पे बात नहीं करते, क्योंकि आप सिर्फ यूज कर रहे हैं और रादर इंडिया का प्रमोशन हो रहा है फॉरेन यू कैन से मूवीज में। तो यहाँ पे हम लोग नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ नहीं चार्ज करते। फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन बिजनेस, तो भी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते। डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसॉर्टेड डायमंड। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व होती है माइनिंग ऑफ डायमंड्स में, तो उनकी कोई भी इनकम पे यहाँ पे चार्जेबल नहीं है, क्योंकि वो जब बाहर बेच रहे हैं तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है उस चीज के। लेकिन उनको एक स्पेशल जोन के हिसाब से नोटिफाई करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको बताना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे माइनिंग करेंगे या ऐसे ऐसे यहाँ पे डायमंड की एग्जीबिशन या कुछ भी रखेंगे। Fine. Then income through or from any property, asset or source of income in India. तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है या कोई सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया का, इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं उस प्रॉपर्टी, उस एसेट या उस सोर्स से। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि चेन्नई में कोई घर है किसी का, कोई प्रॉपर्टी है एक्स की, एक्स नॉन रेजिडेंट है, वो रेंट पे देता है और रेंटल इनकम उसको मिलती है, तो वो हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं, वो इंडिया के हिसाब से इंडियन कंटेक्स्ट में मानी जाएगी। द रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द रेंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। चाहे वो बाहर बैठ के पैसे ले रहा है, पर अगर वो इंडिया में प्रॉपर्टी है और इंडिया में प्रॉपर्टी रख के वो पैसे ले रहा है, तो डेफिनेटली वो उस पर टैक्स देगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। इनकम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई कैपिटल गेन होता है किसी इंसान को ट्रांसफर ऑफ एसेट्स करके, तो वो हम मानते हैं कि वो भी आपका इंडिया से ही जनरेट किया हुआ पैसा है। अगर आप इंडिया में अपने कोई कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं और आपकी वो इंडियन इनकम है, तो डेफिनेटली वो चार्जेबल है। सिंपल सा फंडा है ये। नॉन रेजिडेंट भी अगर इंडियन इनकम कमाता है तो वो चार्जेबल टू टैक्स है, आपने पहले ही पढ़ा था। ये दो केसेस 27.2 एंड 27.3 इंडियन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट का केस है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बताओ। नो मैम। नो मैम। कोई डाउट नहीं है? तो इट्स अराउंड 5:15 तक का ब्रेक ले लो। 5:15 हम फिर से रिज्यूम को एक्सेप्शंस करानी है बस आपको, वो कराते हैं। 5:15 फिर से रिज्यूम करते हैं। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है? Because then I'll leave the call and I'll start it again. ठीक है, I'm leaving the call then. ओके मैम। Fine. मिलते हैं हम 5:15 फिर से। ओके।